नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अब्दुल सत्तार और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रक थ्रू द फिल्म। आज हम आपके साथ एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हैं कि जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई अपनी ही फैमिली के 8 लोगों का कत्ल कर सकता है? क्या थोड़े से पैसे के लालच में अपने उन प्यारों को जिंदा दरगोर कर सकता है? या छोटे-छोटे बच्चों को थोड़े से पैसे के लालच में हंसी-खुशी खेलते परिवार को ख़त्म किया जा सकता है। घटना हरियाणा की है। जिस प्रदेश से मेरा ताल्लुक़ है, घटना उसी हरियाणा प्रदेश की है। बात 23 अगस्त 2001 की उस काली रात की है, जब पूर्व में विधायक रहे रेलूराम और उसकी फैमिली के 8 ही लोगों को उसी के घर में उसी की बेटी ने कैसे कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, कि कहीं न कहीं अपने आप में कुछ दिनों के लिए ये तमाम चीज़ें पुलिस के लिए रहस्य बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही सच सामने आता है, तो पुलिस समेत पूरे देश के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 23 अगस्त 2000 की वो काली रात, जब रेलूराम की एक बेटी का जन्मदिन होता है और प्लान के तहत वो जन्मदिन मनाने के लिए फैमिली समेत आस-पड़ोस के लोग भी जमा होते हैं। और उस रात क्या हुआ था, क्यों उसी की बड़ी बेटी ने अपनी फैमिली के 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये पूरी कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जब तक हम कहानी शुरू करें, उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको रेलूराम के बारे में बता दूँ कि रेलूराम कौन है? रेलूराम का जन्म 4 अप्रैल 1952 को हिसार ज़िले के प्रभुवाला एक गाँव है, उसी में हुआ था। पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं थे, कामकाज में मेहनत मुशक्क़त की, ड्राइवरी की और ट्रक ड्राइवरी के साथ-साथ थोड़ा-सा अपना छोटा कारोबार कोई काम शुरू किया और उसके बाद तेल का कारोबार शुरू कर दिया। और वो कारोबार ऐसा चला कि रेलूराम के पास पैसा आना शुरू हो गया और कारोबार तरक्की करते-करते रेलूराम इस हद तक रेलूराम के पास पैसा आ गया कि रेलूराम के दरबार में लोग अपनी मजबूरियाँ लेकर, अपनी परेशानियाँ लेकर जब उसके दरबार में आते थे, तो कोई फरियादी उसके घर से खाली हाथ नहीं लौटता था। हज़ारों ऐसी बेटियों की शादियाँ रेलूराम ने कराई, जिनके घर में इतने पैसे नहीं थे कि उनकी बच्चियों की शादियाँ कराई जाती। कितने ऐसे बच्चे थे जिनका रेलूराम पढ़ाई का खर्च उठाया करते थे, कितने ऐसे बीमार थे जिनका इलाज रेलूराम अपने ज़ाती पैसे से कराया करते थे। और जब रेलूराम ये तमाम सामाजिक काम करते रहे, तो लोगों के दिलों में रेलूराम की ऐसी जगह बनी कि लोग रेलूराम को जैसे पूजने ही लगे थे और लोग उनके पास आया करते थे और उनको कहा करते थे कि आप इलेक्शन लड़िए, आप लोगों की और ज़्यादा मदद कर सकते हैं। फिर 1994 में रेलूराम विधायकी का चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय ये चुनाव लड़कर रेलूराम विधायक बन जाते हैं और फिर रेलूराम का रुतबा और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और ऐसे-ऐसे करते-करते रेलूराम की अपनी ज़िंदगी हँसी-खुशी गुज़र रही थी और रेलूराम का अच्छा खासा ये परिवार जैसे ग्रोथ कर रहा था। और रेलूराम ने अपने बलबूते अपनी ज़िंदगी में इतनी 160 से ज़ायद एकड़ ज़मीन बनाई और 25 एकड़ में फैला हुआ वो बंगला, जिसमें उसकी हत्या उसी की बेटी ने की थी, उसको देखने के लिए लोग दूर-दूर से आया करते थे। अब हम असल कहानी की तरफ आते हैं कि 30 अगस्त 2001 को क्या हुआ था कि रेलूराम और उसके साथ-साथ उसकी फैमिली के 8 लोगों का कत्ल उसी के घर में हुआ था। ये सब क्यों, किस लिए, कब, कैसे और किस प्लान के तहत ये सब कुछ हुआ था, ये सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। रेलूराम अपनी ज़िंदगी में बहुत सही गुज़ारा कर रहे थे। अब कहिए कि यह रेलूराम की गलती थी, कमज़ोरी थी या उनकी एक मजबूरी थी। रेलूराम ने 2 शादियाँ की थी। उनकी पहली शादी ओमवती से हुई थी
ओमवती से उनका सिर्फ एक बेटा सुनील था और दूसरी शादी वो करते हैं कृष्णा देवी से। कृष्णा देवी से उनके पास दो बेटियां होती हैं, सोनिया और प्रियंका। सोनिया उनके घर की बड़ी बेटी थी और प्रियंका उर्फ पम्मी उनके घर की छोटी बेटी थी। जो उनकी बड़ी बेटी सोनिया थी वो शुरू से ही थोड़ा सा अक्कड़ मिजाज की थी। उनका मिजाज थोड़ा सा सख्त था, धाकड़ मिजाज की थी और वो तमाम चीज़ें जो उसको अच्छी लगती थी वही वो किया करती थी। फैमिली के अगेंस्ट जाकर बचपन से ही उसने बहुत सारे फैसले लिए थे और उनमें से एक उसका फैसला था कि उसे कमांडो बनना है और उसी के लिए उसने दिल्ली जाने का फैसला किया था, जिसके लिए रेलूराम राजी नहीं थे। वो ताई कमांडो बनना चाहती थी और उसके लिए जब वो दिल्ली गई और वहाँ जाके उसने इसकी कोचिंग शुरू की, उस वक्त जवानी की दहलीज पे वो कदम रख चुकी थी और जब वहाँ अपने साथी खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस किया करती थी, इस दौरान उसकी मुलाकात होती है संजीव कुमार से और ये मुलाकात जैसे उनकी दोस्ती में बदल जाती है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को इसका अंदाज़ा नहीं होता और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदा रहने, शादी करने और साथ वक्त गुजारने का वादा कर चुके होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ थोड़े दिनों के बाद सोनिया संजीव को लेकर जब अपने घर रेलूराम के यहाँ आती है और अपने बाप से अपना ये फैसला सुनाती है, उनसे कहती है कि मुझे संजीव पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है, तो रेलूराम इस शादी के बिल्कुल राजी नहीं होते। वो उससे इनकार करते हैं। वो उसको कहते हैं कि हम आपके लिए संजीव को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, जिससे हम कहेंगे आपको वहीं शादी करनी होगी। लेकिन सोनिया ऐसे मिजाज की नहीं थी। सोनिया अपने बाप के अगेंस्ट जाकर, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर संजीव से शादी कर लेती है और यहाँ से ये समझ लीजिए कि उनकी ज़िंदगी का एक बुरा दौर शुरू होता है और फिर आए दिन फैमिली में इसके लिए टकराव भी होता है कि रेलूराम उसको दूर भी नहीं कर पाते और जो बेटा होता है सुनील, वो इससे बिल्कुल राज़ी नहीं था कि इस शादी के बाद भी सोनिया हमारे घर में कदम रखे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ रेलूराम जैसे सोनिया को माफ़ी कर चुके थे, संजीव और सोनिया घर में आया जाया करती थी। लेकिन संजीव का जो काम था जूडो कराटे का, वो जैसे किसी कोटे से किसी सरकारी नौकरी की तलाश में था, वो उसका काम नहीं बन पाया और वो जॉब की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने लगा। अब ससुर ठहरे पूर्व में विधायक, करोड़पति, 50 करोड़ से जायद की संपत्ति और दामाद ठहरा ऐसा कि उसके पास कोई जॉब नहीं, किराए का दिल्ली में मकान। अब वो प्लान करते हैं कि हमें अपनी जो ससुर की ज़मीन में जो इसका हिस्सा आता है बीवी का, सोनिया का, कहीं ना कहीं उसकी मांग करनी चाहिए। इसके लिए सोनिया अपने बाप रेलूराम के पास आती है और उनसे ये गुहार लगाती है, उनसे मांग करती है कि प्रॉपर्टी में मेरा जो हिस्सा बनता है वो बेचकर मुझे दिया जाए या मुझे वो प्रॉपर्टी सौंपी जाए जिस जो मेरे हिस्से की। मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ और मेरा भी इतना हिस्सा बनता है जितना भाई का और दूसरी बेटी का हिस्सा बनता है। कहीं ना कहीं रेलूराम भी इस बात के लिए राजी हो जाता है, लेकिन सुनील जो सोनिया का सौतेला भाई होता है, जो दूसरी माँ से पैदा होता है, वो इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं होता। वो इसके खिलाफ जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो सोनिया के घर जाता है और इस बात के लिए उनके साथ लड़ता है और सोनिया को इतना गुस्सा आता है कि वो संजीव की रिवाल्वर उस पर तान लेती है। लेकिन किसी तरीके से इस बात को शांत कराया जाता है। अब ये कह लीजिए कि अच्छा दिन था या फिर आने वालों दिनों के लिए इतने खतरे का दिन था कि कहीं ना कहीं एक जान जाती और फिर पूरे घर की जान जाई गई और पूरे फैमिली के लोगों को किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी जो कारोबारी हालत थी, उनका जो काम था वो बिल्कुल ठप होता जा रहा था और कहीं ना कहीं उन्हें किराए के मकान में रहते हुए भी मुशक्क़तें और परेशानियां आने लगी थी। अब सोनिया बार बार अपने बाप से पैसों की मांग करती थी और सुनील इसके लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता था। अब यहाँ से सोनिया एक ऐसा प्लान करती है कि हमें ये मकान हड़पने के लिए, इनकी जायदाद में अपना हिस्सा, ये इस पूरी जायदाद को कब्जाने के लिए इस पूरी फैमिली को साइड करना होगा, इनको हटाना होगा। अब ये प्लान करते हैं सोनिया और संजीव कि 23 अगस्त को उनकी
सोनिया की जो बहन है उसका बर्थडे था। वो अपने बाप के पास फ़ोन करती है कि हम अपनी बहन को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। बहन स्कूल के किसी हॉस्टल में पढ़ती थी। सोनिया दिन में वहाँ जाती है, अपनी बहन को लेकर घर आती है और उसको सरप्राइज़ बताती है कि हम आज आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं, आपका कल बर्थडे है। आज फैमिली और कुछ ख़ास रिलेटिव के साथ आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा रात को, और कल जो आम और ख़ास है उनके साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। रात जैसे-जैसे रात शुरू होती है, ढोल, धमाका, डीजे बजने शुरू हो जाते हैं और सोनिया भी डांस करती है। सोनिया का जो घरवाला संजीव है वो भी डांस करता है, सुनील भी डांस करता है और इसी दौरान सोनिया अपने बनाई हुई पसंदीदा खीर पूरे घरवालों को पेश करती है और उस खीर में वो मिला देती है अफ़ीम। और ऐसी अफ़ीम के पूरे घरवालों को जब नशा होना शुरू होता है तो एक-एक करके सब अपने बिस्तर की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं और 12 बजते-बजते डीजे की जैसे आवाज़ मद्धम होने लगती है और पूरी फैमिली जैसे सो ही जाती है। सोनिया और संजीव जो प्लान कर रहे थे कि इनको किस तरीके से पूरी फैमिली को मारना है, वो एक जगह बैठकर इस बारे में बात करते हैं। तो संजीव जब अपनी रिवॉल्वर निकालता है, सोनिया कहती है कि इस रिवॉल्वर से एक-एक करके सबको कत्ल कर दो। जैसे ही वो रिवॉल्वर निकालता है, वो कहता है कि 8 कत्ल करने हैं और रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियाँ हैं। अब यहाँ से कहीं न कहीं उनका इरादा टूटता है, कहीं न कहीं वो इस बात के लिए सोचने पर मजबूर होते हैं कि 6 गोलियों से 8 लोगों को कैसे कत्ल किया जा सकता है। सोनिया अपना दिमाग चलाती है, वो कहती है कि हमें राड का इस्तेमाल करना चाहिए, चूँकि इतने नशे में थे कि हम राड से इनकी जान ले सकते हैं। और सबसे पहले जब वो राड उठा के लाते हैं, सबसे पहले सोनिया अपने पति संजीव को अपने बाप रेलूराम के कमरे में लेके जाती है, जो बिल्कुल बेसुध और नींद में सोए हुए थे और बहुत ज़्यादा नींद उन पे हावी थी। और जैसे ही सोनिया संजीव को कहती है कि सबसे पहला वार इसके सर पे करो, तो जब सबसे पहला वार उनके सर पे किया जाता है, वहीं चित लेट जाते हैं और सर से खून जैसे बहने लगता है और वो बिल्कुल हल्ला या शोर-शराबा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करते और उनकी वहीं पे जान निकल जाती है, वो दम तोड़ देते हैं। और सोनिया उसके बाद संजीव से हाथ मिलाती है और सेलिब्रेट करती है अपने बाप के कत्ल को और कहती है कि पहला मिशन हमारा कामयाब हो गया। एक-एक करके फिर उसके बाद अपनी माँ के पास जाती है, कृष्णा देवी की, और उसको भी इसी तरीके से जब पहली राड उसके सर में मारी जाती है तो पास लेटी हुई उसकी भतीजी उसको राड लग जाती है। जब वो रोने लगती है तो उसको चुप कराने के लिए उसके सर में भी राड मारी जाती है और उसको भी कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ तक कि फैमिली में भतीजे होते हैं, भतीजी होती है, भाई होता है, आखिर में अपनी वो भाभी होती है शकुंतला देवी, उसका भी वो इसी तरीके से राड़ मार कर कत्ल कर देते हैं। और एक-एक करके अपनी फैमिली के जब सारे 45 दिन की उनकी एक भतीजी सोनिया की होती है, उसके भाई सुनील की बेटी, उसको भी नहीं छोड़ते, उसके सर में भी राड़ से वार करके उसका गला दबा के उसको भी कत्ल कर देते हैं। और फिर वो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस आएगी, तो इन्वेस्टिगेट करेगी तो पुलिस को लगेगा कि सोनिया ज़िंदा है तो शायद इसी ने ये मर्डर किए हैं। और इसके लिए वो प्लान करते हैं कि सुनील नहीं, सॉरी, संजीव जो उसका पति होता है वो कहता है कि मेरे सिर तेरे सर में भी एक ऐसी राड़ मारूँगा कि तू थोड़ी-सी चोटिल हो जाएगी, तू बेहोशी की हालत में रहेगी, लोगों को लगेगा कि शायद ये बच गई है, तो इसका कोई कसूर नहीं है। तो संजीव उसको राड़ तो ज़रूर आहिस्ता से मारता है, लेकिन वो राड़ इतनी ज़ोर से लगती है कि वो उसके सर से भी खून बहने लगता है और वो वाक़ई में बेहोश हो जाती है। और फिर संजीव यहाँ से निकलकर फरार हो जाता है और ये पूरी रात इसी तरीके से पड़े रहते हैं। सुबह के 8 बजते ही जैसे नौकर सुनील के बेटे 4 साला बेटे लोकेश को स्कूल ले जाने के लिए पहली मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ता है और जैसे ही वो कमरे के पास पहुँचता है तो खून के धब्बे उसे शुरू में नज़र आते हैं। जैसे-जैसे वो दूसरे कमरों की तरफ बढ़ता है तो उसके पाँव जैसे फिसलने लगते हैं और वो देखता है कि यहाँ तो खून ही खून पड़ा है और वो बेहोशी की हालत में वॉचमैन को आवाज़ें लगाता है। जब वॉचमैन वहाँ आता है, वो भी शोर मचाता है और दोनों बेहोश होकर वहाँ गिर जाते हैं।
उनका शोर सुनकर जैसे ही आस पड़ोस से सैकड़ों लोग वहां जमा होकर ये मंजर देखते हैं तो तमाम लोगों के होश उड़ जाते हैं। देखते हैं कि पूर्व विधायक रेलूराम समेत उसकी फैमिली के 8 लोगों को किसी ने मौत के घाट उतार दिया। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर आकर जब देखती है कि पूर्व विधायक रेलूराम, जिसका सिर्फ चर्चा ही नहीं, जिसके लोग दीवाने हुआ करते थे, उसको किसी ने उसी के घर में इतनी बेरहमी के साथ कत्ल किया है, इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया है कि फैमिली में सबसे छोटी जो रेलूराम की पोती थी 45 दिन की, उसको भी नहीं छोड़ा। फिर जब आगे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रेलूराम की सबसे बड़ी बेटी सोनिया, उसकी नब्ज टटोलते हैं तो उसकी नब्ज चल रही होती है और उसको आनन फानन में उठाकर हिसार के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और एक दिन के बाद जब उसको होश आता है, पुलिस पूछताछ शुरू करती है और पुलिस जब उससे इन तमाम चीज़ों के बारे में, इन तमाम वाक़यात के बारे में कि मर्डर कैसे हुआ, कत्ल कैसे हुआ, इन चीज़ों के बारे में पूछती है तो उसका एक ही जवाब होता है कि मेरी जान बच गई है किसी तरीके से और आप मुझे इस तरीके से पूछ रहे हैं जैसा मैं ही मुजरिम हूँ। और बाहर खड़े हुए लोग भी पुलिस के इस रवैये से हैरान होते हैं कि पुलिस क्यों इस बच्ची से, जो रेलूराम के घर का एक चिराग बचा है, पुलिस क्यों इसके साथ इतनी सख्ती के साथ पेश आ रही है। लेकिन वक्त गुजरता है। 26 अगस्त 2001 को पुलिस दोबारा मौका वारदात पे पहुंचती है और घर में रखी हुई तमाम चीज़ें, तमाम अलमारियों की छानबीन करती है। एक अलमारी से पुलिस को एक डायरी मिलती है, जो डायरी तकरीबन 2 या 3 साल पुरानी थी और जो कुछ जिसके ऊपर कुछ धूल मिट्टी लगी हुई थी। उसके जब वर्क पुलिस खोल के देखती है तो पुलिस के सामने एक ऐसा वर्क आता है जिसको पढ़कर पुलिस हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, पुलिस दंग रह जाती है। और उस डायरी को लेकर जब पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है और सोनिया को दिखाती है कि क्या ये डायरी तुम्हारी है, सोनिया कहती है कि हाँ, ये डायरी मेरी है। पुलिस पूछती है कि क्या ये हैंड राइटिंग आपकी है, सोनिया इस बात को भी कबूल करती है कि हाँ, ये हैंड राइटिंग मेरी है। और फिर पुलिस जब उसको कहती है कि तुमने ये मर्डर, ये कत्ल क्यों किया, तो फिर सोनिया को सच उगलना पड़ता है क्योंकि उस डायरी में सारी सच्चाइयां मौजूद थी। उस डायरी में सोनिया ने लिखा हुआ था कि मुझे अपनी फैमिली से सख्त नफरत है और जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे रास्ते से हटाऊंगी, चाहे मुझे पूरी फैमिली को कत्ल करना पड़े। और फिर उसने वही किया और पूरी की पूरी जो स्टोरी पैसों के लिए जो घड़ी गई थी और उनकी जो ज़मीन जायदाद को कब्जाने के लिए जो उन्होंने प्लान किया था, वो सारा प्लान पुलिस के सामने खुलकर आ जाता है। और फिर पुलिस 28 अगस्त 2001 को सोनिया को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। शुरू में इस केस की बहुत तेज़ी के साथ पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और दोनों मुजरिमों को सलाखों तक पहुंचाने में, उनको तख्तादार तक पहुंचाने में, उनको फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए पुलिस पुरजोर कोशिश करती है। और इसमें सबसे पहला फैसला आता है 31 मई 2004 को दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन उसके बाद जब वो इसको आगे चैलेंज करते हैं, फिर 12 अप्रैल 2007 को उनकी फांसी पे रोक लग जाती है और फिर दोबारा हाई कोर्ट में ये केस जाता है और हाई कोर्ट दोबारा उनको फांसी की सज़ा सुना देता है। लेकिन उसके बाद एक मौके पे सोनिया खुदकुशी करने की कोशिश करती है और वो दोबारा बच जाती है। पुलिस से पैरोल मांगती है, उसको पैरोल नहीं मिलती। वक्त गुजरने के साथ साथ 2014 तक उनको फांसी नहीं होती और 2014 में दोबारा हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जितने ऐसे लोग हैं जिनको फांसी की सज़ा हो चुकी थी लेकिन उनको फांसी नहीं दी गई, उनकी सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है कि जब से इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो ये इतना तड़पे हैं कि हर रोज़ ये मरे हैं, इसलिए उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। वक्त गुजरता है। 2018 में संजीव पैरोल की मांग करता है, उसे पैरोल दी गई, 14 दिन की पैरोल उसे मिलती है और वो पैरोल पे बाहर आने के बाद अपने घर नहीं जाता और कहीं छुप जाता है और पुलिस के लिए ये एक मुसीबत बन जाती है। और पुलिस जब उसको टिटोलती है, उसको ढूंढती है और पुलिस जगह जगह चप्पा चप्पा छान मारती है, पुलिस को हरियाणा में उसका कहीं सुराग नहीं लगता। फिर किसी तरीके से यूपी की जो एसटीएफ टीम है वो मेरठ में किसी जगह से उसको गिरफ्तार करती है। वो बाबा बनकर
किसी जगह मंदिर में सेवा करनी उसने शुरू कर दी थी, लेकिन पुलिस वहाँ से उसे दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। अब 2023 में दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनको क्यों फांसी नहीं हुई थी 2007 में, इसकी एक वजह यह भी थी कि जिस वक्त 2001 में सोनिया और संजीव ने ये हत्याएं की थी, उनका 1.5 साल का एक बेटा था, जिसकी परवरिश के लिए उसको थोड़े दिनों जेल भी लाया गया कि माँ इसकी परवरिश कर सके। और उसकी परवरिश के लिए जब भी सोनिया ने पैरोल मांगी, जब भी बाहर जाने की इजाज़त मांगी, तो उसको कभी इजाज़त नहीं दी गई। अब उनका बेटा किस हाल में है, जवान हो गया, उसने शादी की है नहीं की है, वो किस हाल में है, इस बारे हम तक कोई खबर नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि रेलूराम का पूरा परिवार जो ज़िंदगी की जंग हार गया, जिसको उन्हीं की एक बेटी ने पैसे के लालच में, ज़मीन के लालच में कत्ल कर दिया, और एक 45 साल की जो उनकी भतीजी थी सोनिया की, उसको भी नहीं बख्शा। और आज वो पैसा, वो दौलत, वो माल, वो कारोबार, वो कोठी, वो बंगला, वो सब अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मौजूद नहीं है तो रेलूराम का पूरा परिवार। और जो सोनिया उस सारे माल को, दौलत को हड़प लेना चाहती थी, वो सोनिया आज जेल की सलाखों में है, पैरोल के लिए भी वो बाहर नहीं आ सकती। इसी के साथ आज की हम इस कहानी को ख़त्म करते हैं और आप हमें दीजिए इजाज़त। अगली किसी कहानी के लिए हम आपको फिर मिलते हैं।